जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप रहे हैं खेदड़ में तमने एक वेब देखी होगी रीमन नैन, जो काफी वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है, यूट्यूब पर वायरल हो रही, फेसबुक पर वायरल हो रही है। फिलहाल उसने एक मुद्दा छेड़ रखा है, जो जैसे गांव में शादी करवा लिया है, नहीं करवानी चाहिए। और एक जो लड़की मतलब दूसरा गला बाज है, नहीं बाजना चाहिए। मतलब ऐसे कुछ रील्स मैंने देखी, बहुत बढ़िया लगा मैंने तो बेबे तो मिलने का जी करया, तो इसे बेस पास बेबे का इंटरव्यू लेवांगा आज भाई कैमरा मैन एक बार। राम राम बेबे। राम राम कैमरा मैन बैठ जी राम। जमा ठीक भाई। तो बे मैंने जैसे आपकी रील देखी आज इंस्टाग्राम के अंदर, जिसके अंदर बोल रखे है जैसे गांव में शादी नहीं करनी चाहिए, उसका बारे में आपका क्या कहना है? आज का युग तो जैसे कलयुग है, तो कोई शादी कर भी सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका क्या कहना है इसके अंदर? देख भाई, एक गांव के जो रिश्ते माने जाया करे ना, वही खून के रिश्ते माने जाया करे। और आपे किते भी पढ़ा है या अपने शास्त्र उठा के देख लिया या फिर आपे कोई भी अपना ग्रंथ उठा के देख लिया, तो यूं कहा जाया करे खून का रिश्ता और भाई बहन का रिश्ता होया करे है। तो मेरा मानना यो है कि बेशक आज जो युग है यो आधुनिक युग है, कलयुग है, लेकिन इसके अंदर यदि आप पुराने विचारों ने साथ लेके चलेंगे और उनके अंदर नए विचारों का समावेश करते चलेंगे, मेरे ख्याल तक तो ये ट्यूनिंग बनेगी नया युग की और पुराना युग की। तो ये चीजें बहुत गलत है। तो बेनू को लगता है अपने जैसे आज का युग कलयुग है, जमाना के साथ लोग भी बदला है, सीधी बात है। पर आज मतलब आज का टाइम पे मान ले 10% वो है गांव में शादी जो कर ले है, 90% को नहीं होती। 90% के है दूसरा गांव मतलब बजाय के लिया हुआ है। लेकिन आज का युग में दूसरे विदेश में देखा तो आप ये आम बात हो रही है। आपने को लगता है जो इंडिया की संस्कृति है वो पिछड़ती जाने लग रही है, और आने वाला टाइम ऐसा कुछ आम बात हो जाएगी? देखो भाई, इंडिया की संस्कृति पिछड़ी संस्कृति नहीं है। इंडिया की संस्कृति मेरे ख्याल से बहुत एडवांस है और इसकी पिछड़ी होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आज भी वो क्या, अगर अपने देसी भाषा में कान लिहाज, बर्थडे से शर्माना, एक दूसरे से आपस में प्रेम प्यार से रहना, ये चीजें हैं इसके अंदर। और मेरी ख्याल है अगर ये गांव में और घर में रिश्ते होने लगे ना, तो फिर यही को नहीं पता चला है कि बालक की शादी की उम्र की है, किस उम्र में उसने रिलेशन बनाने चाहिए, किस उम्र में उसने जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए, कौन सी उम्र उसकी एक तरीका से बच्चे पैदा करने की हुआ है, कौन सी उम्र उसकी रिलेशन बनाने की हुआ है, कौन सी उम्र में उसने क्या करना। मेरे ख्याल से वो सारी चीजें मिटती चली जाएंगी अगर विदेशों वाला हाल अपने देश में हो गया। तो भारत की पहचान उसकी संस्कृति है। मेरी ख्याल है आपका और मेरा फर्ज बने कि आप उस संस्कृति ने आगे बढ़ावा। और शिक्षा आपको ये नहीं कहती कि आप एडवांस बनिए, आप बहुत आगे चलिए, गांव में शादी कीजिए। शिक्षा आपको ये कहती है आप सोच जो है वो हाई रखिए, लेकिन हमेशा जब अपने बड़ों के सामने बात करने की बारी आती तो हमेशा गर्दन झुका करके बात कीजिए। भाई ये भी है भाई, जब गांव में शादी करे तो एक तो गांव वाले बिगड़ जाए सारी, एक अपना घर तो जावे है, रिश्तेदार भी जावे है, क्योंकि रिश्तेदार भी इसमें सहमत को नहीं कि अगर हरियाणा फोन जाओगा भाई मेरा बेटा ने यो काम कर दिया है, इसमें तो सरासर आप गलती मानना है। फिर भी लोगों का दिमाग में क्या है साहब, अब भी गांव में शादी करने लग रहे हैं। ये आपने एक मामला देखा हुआ इशारा चल रहा है, वो लड़का ने गांव में शादी करवा रखी है यार, 3-4 दिन हो गए, वह बहुत फरार भी हो रही है औरत है, और एक छोटी बच्ची है वह बेचारी रिंगण लग रही है। तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप, क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? संदेश ये है भाई, पहले तो सबसे पहला तो जो आप शिक्षा ग्रहण करोगे ना, वो आपने ये कौन सिखाती कि आप इज्जत उड़ा के भाग के चले जाओ, गांव में शादी कर लो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यूं है कि बेटी ने ना पढ़ावा ना तो बेटी से काम को नहीं करे। आप भी सुनो कि जुकर बेटियां ने पढ़ाने लग गए, हाँ में बाजने लग गई है। पहली बात तो ये दिमाग तो निकाल दू, मैं सारे दर्शकों से कहूंगी, शिक्षा बाजना नहीं सिखाती, शिक्षा अपना प्रेम प्यार तो रहना सिखावे है। जो बालक बाजे है इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके घर के अंदर बहुत सारी दीवारें हैं, और वो दीवारें जिस दिन एक तरीके से मैं कहूँ कि धीरे धीरे हटती जाएगी ना, तो कोई भी बच्चा नहीं भागेगा। संदेश यही है कि
आप अपने रिश्तेदारों से बिगाड़ो, आप अपने घर के अंदर बिगाड़ो, वो माँ बाप जो अपना 18-20 साल पाल के न्यू सपना देखे कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो मैं 2 गाँव न जिमाऊंगा। क्योंकि क्या करे कि बेटी अगर सही दिशा पकड़ जावनी तो 2 घर सुधरा कर, एक तो बाप घर और एक आप घर, यानी कि एक तो जिसका जावेगी वो और एक बाप का घर। संदेश मैं यही देना चाहूंगी कि आप बेटियों के लिए मिसाल बने। आप बेटियों को ये नहीं कि फंदा लगाने का काम ना करें, उनकी आजादी को छीनने का काम ना करें, क्योंकि एक बेटी भागती है ना, पूरे गांव की बेटियों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। पूरे गांव की बेटियों पर उसके घर वाले नजर रखना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी बेटी कब जा रही है, कहाँ। बेशक से बेटी के अंदर कोई खोट ना हो, लेकिन फिर भी माँ बाप के अंदर एक संशय सा पैदा हो जाता है कि कहीं हमारी बेटी भी उस बेटी के जैसे ना हो जाए। तो आप हजारों बेटियों को बांधने का काम ना करें, उनको आजादी देने का काम करें। और ये चीजें आपको समझ में तो आएगी। बहुत सारे रिश्ते मेरे पास भी ऐसे आए हैं। एक आदमपुर का नया नया केस था जिसकी काउंसलिंग मैंने की। उसके दौरान मैंने देखा कि लड़का 1 महीने से लड़की के साथ रह रहा है। रात को उसका पिताजी आता और लड़के को लेकर के चला जाता है। लड़की 7 दिन खाना ना खाने की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझती है। यानी कि जो आप जिनसे ये मानते हो ना कि प्यार के रिश्ते जिसको आप बोलते हैं, वो प्यार के रिश्ते नहीं होते, वो हवस के रिश्ते होते हैं। जिस दिन हवस खत्म, वो प्यार भी खत्म हो जाता है। ऐसा रिश्ता चुनिए कि अगर आपके उसके साथ बिगड़ भी जाते तो कम से कम माँ बाप का घर तो आपके सामने ये रहे कि भाई मैं अपने माँ बाप के साथ पास भी जा सकती हूँ अगर मेरी यहाँ से बिगड़ जाती है। बहुत सारे रिश्ते हम ऐसे देखा हाँ कि लड़कियां लव मैरिज करके भाग के चली जावे है। 20 दिन पाछे यूं पता चला है उसकी आंख खुले है कि जिसका गलत तो भाग के आई, उसका गलत तो 4 लड़कियां और भागने में तैयार बैठी हैं। तो इन चीजों से दूर हटो और एक ऐसा रास्ता चुनो जिसके ऊपर यदि आप भाग के भी चली जाओ, कम से कम वो बंदा तो ऐसा हो कि चाहे मार में हो चाहे फटकार में हो, कम से कम वो आपके साथ तो खड़ा मिले। आप एक टाइम गलती भी कर दो तो कम से कम वो आपके साथ ऐसे तो मिले कि भाई मैं गलती की थी और आज उस गलती के कारण घर वाले बेशक से मेरे साथ ना हो, लेकिन मेरा घर वाला तो मेरे साथ है। कम से कम ऐसा रिश्ता तो चुनो। जब गांव में हम शादी करते ना कुड़बा हमारा होता है ना काके ताऊ हमारे होते, और तो और एक टाइम ऐसा आता है उस लड़के को भी ये लगता है कि तुझे तेरा गांव चाहिएगा। अब वो लड़की को छोड़ करके वापस गांव के अंदर आ जाता है। तो इससे बड़ी बुरी बात क्या कुछ नहीं होगी कि एक रिश्ता बनाने के लिए हम हजारों रिश्तों को नकार रहे हैं। बिल्कुल। तो एक बात और भी, अगर आप बात करा पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स में आप किस पार्टी को श्रेय देना चाहोगे? मैंने सुना है आपके पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सही कमांड है रही है, तो पॉलिटिक्स में किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहोगे, कौन सी पार्टी को? देखो भाई, पार्टियों को हमने 10 साल कांग्रेस को देखा, उससे पहले और भी मिली जुली सरकारें आती रही। एक तरीके से मैं कहूँ क्षेत्रीय दल देश के अंदर प्रदेश के अंदर बनते रहे। भजन लाल जी ने पार्टी बनाई, चौधरी बंसी लाल जी ने पार्टी बनाई, और भी अभी रिसेंटली दुष्यंत चौटाला जी ने भी पार्टी बनाई थी ना, लो अलग होकर के चली गई थी। अभी बीजेपी का राज हम पिछले 9 साल से सेंटर के अंदर देख रहे हैं। तो मैं कभी भी देखो, मेरा हमेशा से ये रहता, क्या पता मैं उकलाना में बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, मैं आदमपुर में कांग्रेस को करती हूँ, और मैं बरवाड़ा के अंदर जेजेपी को करती हूँ, या फिर मैं कहीं और जाकर किसी क्षेत्रीय दल को करती हूँ। मेरे अंदर ये नहीं कि किसी एक प्रॉपर दल को सपोर्ट करना है। मेरे अंदर ये है कि बीजेपी हमें अच्छा कैंडिडेट देगी तो हम उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, हम उस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। जेजेपी अच्छा कैंडिडेट देती है तो हम जेजेपी को सपोर्ट नहीं करते, उस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से जो कैंडिडेट, सुनो मेरी बात, जो कैंडिडेट है तो फिर उसी पार्टी का, अब चलेगी तो उसी पार्टी की जो मतलब मेन लीडर है। पार्टी का बेशक से हो, लेकिन वो कम से कम ये तो देखेगा ना कि अपने क्षेत्र के अंदर क्या होने लग रहा है। अब एक चीज मान के चलो, लोगों के अंदर ये भावनाएं भर गई कि बीजेपी की लहर है, कांग्रेस की लहर है, जेजेपी की लहर है या इनेलो की लहर है। लोगों के अंदर ये भावना चली गई। जिस दिन से लोग इस भावना को त्याग करके कैंडिडेट को वोट देना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो, मैं ये कहूँ कि चाहे वो बिल्कुल लो लेवल पर आज पार्टी चले जिसका कोई स्तर नहीं है, जिसको एक टिकट
आने के भी लाले पड़े हुए हैं। अगर हम उस कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे ना, मेरा ये मानना है कि अच्छे लोग कब तक बुरे का समर्थन करेंगे, कब तक वो बुरी जगह जाकर के बैठे। तो निर्दलीय पार्टी की बात करें तो किसको सपोर्ट करोगे? निर्दलीय तो कैंडिडेट्स होते हैं, पार्टियां कभी निर्दलीय नहीं होती। मैं आजकल विचारधारा की जहाँ बात चल रही है, तो मैं बलराज जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। और उसका मेन कारण सबसे बड़ी बात यही है, मैंने जो अपनी पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन की हो, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, मेरे घर से कॉलेज का रास्ता 10 किलोमीटर का पड़ता है। अभी पहले सिविल हॉस्पिटल के पास गवर्नमेंट कॉलेज था बरवाड़ा के अंदर, तो उस 10 किलोमीटर का रास्ता मेरे गांव की बेटियां पहले ऑटो के अंदर बैठते थे, मैं खेतों के अंदर रहती हूँ, इवन मैं खुद पहले 3 किलोमीटर पैदल चलती, उसके बाद साइकिल से बरवाड़ा जाते हैं, मैंने वो दौर देखा है। तो बलराज कुंडू जी ने क्या कर रखा, अपने हल्के के प्रत्येक गांव से बेटियों को एजुकेशन देने के लिए जो बसें हैं वो घर के दरवाजे से लेकर के उन बेटियों को जाती है और घर के दरवाजे पर वापस छोड़ती है लेकर के। एक बात। दूसरी बात, जब किसान आंदोलन चला, मैं सबसे करीबी मेरा भाई है किसान आंदोलन के अंदर जब हम चले, तो कुलदीप सातरोड़ जी, जिसको बहुत सारी चोटें आई, आपने भी देखा, वो एक पूरा मामला बना, नारनौंद के अंदर उसको चोट लगी। तो हमने तमाम नेताओं से सहयोग मांगा कि आइए आप, इसका परिवार आज दुख में है, इसका सहयोग कीजिए। कोई पार्टी सहयोग देने आगे नहीं आई। जैसे हमने बलराज भाई साहब से कांटेक्ट किया, तो आज भी कुलदीप सातरोड़ के घर आज भी वो पर महीने उनका खर्चा पहुंचा रहे हैं 10,000 रुपए। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। किसान आंदोलन के अंदर जो भी परिवारों के सर से छत छीन गई, छत में मतलब रोजी रोटी चली गई, उनके परिवार का मुखिया चला गया, 2-2 लाख रुपए घर जाकर के उन्होंने पकड़ाए, किसी पार्टी ने उनको देने का काम नहीं किया, उनके घर जाकर के उन्होंने पकड़ाए। सरपंचों की बात आती हो, आज मैं उनको फोन करके ये बोलूंगी कि भाई साहब ये मामला चला हुआ है और इसके ऊपर विधानसभा में आवाज उठानी है। सीईटी का मामला हो, स्टेट का हो, सीटेट का हो या केवीएस का हो, कोई भी मामला हो, विधानसभा के अंदर उठाने का काम किया। मेरे गांव के अंदर धरना लगा हुआ था, गौशाला का धरना लगा, तो भी वो सपोर्ट करने आए। थर्मल के कर्मचारियों ने धरना लगाया, सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट तो किया ही किया, इतना किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने कुछ एक लेटर बना करके दिया उनको कि भाई साहब हमारी ये मांग है और आप इनके ऊपर अमल कीजिए, आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर इसको फैलाइए। उन्होंने वो यूं का यूं एप्लीकेशन विधानसभा के अंदर जाकर के पढ़ा। तो हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता विधानसभा के अंदर हमारी आवाजें उठा रहा है। वरना हमारी तो आजकल विधायक तो दूर की बात, विधायक के साथ जो ये पीएसओ चलते हैं या फिर ये जो कांस्टेबल चलते हैं, हमारे तो इनके साथ भी जान पहचान नहीं है, और वो एक आम आदमी की आवाज को विधानसभा के अंदर जाकर के उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें बेटियों की शिक्षा को देखते हुए नारा देने की जरूरत नहीं, उनको पढ़ाने की जरूरत है, और उनको पढ़ाने की जरूरत है तो बलराज भाई साहब जैसा नेता और उनके जैसी राजनीति करने वाला एक एमएलए हमें प्रत्येक विधानसभा से मिल जाएगा। अच्छा, जो हम बलराज जी की बात करें तो आपको इस मामले में कभी देखा भाई, कोई भी गरीब बंदा है, उनके परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद उसकी सुनवाई कोई नहीं करता हो प्रशासन में, और बलराज जी से सहायता मांगने के लिए गया हो, आपने ऐसा कोई मामला सुना है भाई उन्होंने हेल्प की हो? अभी एक सुनीता लड़की थी, उनके हल्के की भी नहीं थी, बल्कि वो बहुत सारे मेडल्स लेकर के आई, स्टेट लेवल पर लेकर के आई, और उसकी डाइट्स तक का खर्च उसके पास नहीं था। तो हमारी ही टीम के किसी साथी ने बलराज भाई के पास फोन किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे इस बेटी का ये हाल है। उन्होंने ये कहा कि मेरे को 1 घंटे का टाइम दो। हम उस 1 घंटे के टाइम में से 55वीं मिनट में वो उस लड़की के पास खड़े थे, और उसकी हर 5 लाख रुपए उन्होंने उसका घर बनाने के लिए तुरंत दिए, क्योंकि उसके ऊपर छत नहीं थी, तुरंत दिए। पैसे दिए जो दिए, 10,000 रुपए आज भी उसकी डाइट के लिए हर महीने वो दे रहे हैं। दूसरी एक ये मामला था, अभी रिसेंटली का मामला है, रोहतक जिले के अंदर एक बेटी, मतलब 5 बहनें हैं और आग लग गई, पूरा का पूरा घर जल गया। मौके के ऊपर 5 लाख उनको दे के आए। अभी रोहतक के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी थी, डॉक्टर्स डेड बॉडी नहीं दे रहे थे, तो तुरंत भाई साहब आए। हालांकि उनका हल्का नहीं पड़ता रोहतक, महम उनका हल्का पड़ता है। भाई साहब आए, तुरंत डॉक्टरों से बात की, डॉक्टर्स ने कहा कि इसका खर्चा नहीं पूरा हो रहा। भाई साहब ने ये कहा कि खर्चा मैं दे रहा हूँ और इस माँ को इसके बेटे की लाश अभी दी जाए। तुरंत मौके के ऊपर ऐसी ऐसी कार्रवाई जब हम फोन करते हैं तो वो करते हैं, कोई और फोन कर देता। इवन आप कभी आजमा के देख लेना, आप फोन करोगे कि भाई साहब इस एरिया के अंदर ऐसे ऐसे, यात्रा में हम चल रहे थे,
एक माँ ने अपना हाथ दिखाया, उसका हाथ पूरा गड़ा हुआ था, इलाज के पैसे नहीं थे, तुरंत 2 लाख का चेक काट करके वहां दे आया। तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा यात्रा के अंदर उनको लोगों की मदद करते हुए, हमारे एक फोन के ऊपर वो दौड़े चले आते हैं, भागे चले आते हैं और मदद करके जाते हैं। अच्छा। तो बेशक से उनके पास कोई पत्रकार पहुंचे ना पहुंचे, उनकी चीज को दिखाने के लिए कोई पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन वो काम करते हैं जी। तो कहने का मतलब उन्होंने काम किया, लेकिन जितना किया है उतना दिखाया नहीं है, दिखावा नहीं किया। बिल्कुल दिखावा नहीं किया। आज भी आंकड़ों की यदि मैं बात करूं, 750 बेटियों का खर्चा उनकी जेब से हर महीने जा रहा है, 8-8, 10-10 हजार रुपए। चाहे वो खेलने वाली बेटियां हो, चाहे जिनकी माँ पापा नहीं है, उनके पढ़ने का खर्च हो, आज भी 750 बेटियों का खर्च उठा करके चलते हैं। पैसा तो सबके पास है, अंबानी के पास भी पैसा है, नरेंद्र मोदी जी के पास भी पैसा है, मनोहर लाल जी के पास भी पैसा है। इवन जो आज सबका चहेता बन करके जनता के बीच में आया था, दुष्यंत चौटाला के पास भी भरपूर पैसा, क्योंकि उनके पास पुश्तैनी जायदाद है, उनके पास भी पैसा है। लेकिन बात ये है कि उस पैसे का वो प्रयोग कैसे करते हैं। वो तो ऐसे करते हैं कि देखो, हमने अपने बेटे की शादी के अंदर, हमने अपने भाई की शादी के अंदर राज्यपाल को बुला लिया, हमने मुख्यमंत्री को बुला लिया, वो तो अपने पैसे का दिखावा करते इस तरीके से। लेकिन बलराज भाई साहब अपने पैसे का दिखावा किस तरीके से करते हैं, वो जरूरतमंदों को गोद लेते हैं और हर महीने उनके पास सहायता पहुंचाते हैं। अच्छा, तो अगर हम पार्टी की बात करें, आगे आने वाले किस पार्टी को आप ज्यादा सपोर्ट करोगे, या बलराज जी के साथ ही लगे रहोगे? हम आज के दिन उनकी विचारधारा के साथ हैं, और जब तक हमें उनकी विचारधारा अच्छी लग रही है, हमें उनके काम अच्छे लग रहे हैं। देखो, ये होता है कि आदमी के विचार आदमी के पता नहीं कब बदल जाए, लेकिन जब तक हमें उसकी विचारधारा अच्छी लगती है, हम तन मन धन तीनों चीजों के साथ उनके साथ है, और जहां भी उनकी एक कॉल आती है, हम बिल्कुल खड़े मिलते हैं। अच्छा भाई, एक और बताऊंगा, जैसे मैं पाबड़ा के अंदर बलराज जी का इंटरव्यू लेने पहुंचा था, उसमें सभी ने ले लिया था, तो मेरी बारी आई, तो मैंने जैसे एक सवाल पूछा था उन्होंने, वह जिस प्रकार से जो अभी आपसे पूछा है, वह किसी भी गरीब की डेथ हो जाती है, गरीब की डेथ होने के बाद प्रशासन सुनवाई नहीं करता, क्या कोई ऐसा है प्रशासन में जो उसकी सुनवाई करे? तो बलराज जी ने मेरा जो हाथ वो नीचे कर दिया था, बोले ये पर्सनल मैटर है, इसको छोड़ दो। देखो, उनको लगा होगा कि ये सवाल जवाब देने का नहीं है, या फिर बहुत सारे लोग ये कह देते हैं बाद में कि ये तो मरे के ऊपर भी राजनीति करके आ गया, पैसे दे के आ गया। अब इमोशनल सपोर्ट मैं भी कर सकती हूँ, किसी गरीब परिवार से आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके घर में जब तक 2 वक्त का आटा नहीं पहुंचेगा, तब तक वो इमोशनल सपोर्ट तो क्या काम की है। अब उन्होंने रखा होगा, वो तो उनकी खुद की विचारधारा, देखो इसके अंदर तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैं उनके अंदर भी नहीं घुसी कि मैं उनको जान सकती हूँ। अब उनके आपने बताया कि मेरा हाथ रख दिया, ये पर्सनल मैटर है, इसको छोड़ो आप, उन्होंने इतना कुछ कहा है, तो इसके बारे में तो देखो मैं भी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हो सकता है उनको ये लगा हो कि ये मरे के ऊपर भी राजनीति करता है पैसे दे दे करके, इसलिए आपका हाथ रोक दिया। लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकती, क्यों रोका, किस लिए रोका। चलो, वो तो उनका पर्सनल मैटर है भाई, ये समझोगा भाई, जो मैं काम कर रहा हूँ उसका दिखावा नहीं करना है, मैं बताना ना चाहता। बिल्कुल। तो एक बात करें, अब आपकी पर्सनल लाइफ में आते हैं, तो पर्सनल लाइफ में आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे माता जी है, पिताजी है, छोटा भाई है मेरे से, बड़ी मेरे से बहन है, और एक मैं। अच्छा, अब एट ए टाइम आप क्या करते हो, मतलब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इस पे ही काम करते हो, या फिर एक्स्ट्रा अलग से कुछ और भी करते हो? देखो, डिजिटल मेरा मेन काम नहीं है, मेरा मेन काम आज तक पढ़ाई है, और जब तक मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगी कि बस अब बहुत पढ़ ली, तब तक मैं पढ़ती रहूंगी। और मैं क्या कर रहे हो पढ़ाई में? फिलहाल मैं नेट JRF निकालना है मुझे, और मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, और उसके बाद मैं डॉक्टरेट की तरफ बढ़ने का प्रयास करूंगी, PhD करने का प्रयास करूंगी। नेट हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि एक तो काम जब आप पढ़ाई करते हैं उसके अंदर 101% भी दिया जाए, और पढ़ाई इस तरीके से की जाए कि रुतबा या दबदबा सा हो, तो उसके लिए मैं JRF मेरा मेन फोकस है, PhD मेरा मेन फोकस है। तो हम बात करें, देखो आप फेसबुक पे वीडियो बनाते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, आप इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हो, तो आपको पढ़ने का टाइम कब मिलता है? आप लोगों को ये लगता होगा कि हर घंटे आपके पास एक वीडियो पहुंच जाती है, तो मैं सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर लगी रहती हूँ।
मैं शाम को इत्मीनान से बैठ करके, मैं जब भी कोई काम करती रहती हूँ, मेरा भांजा या मेरा भतीजा मेरी वीडियो बनाता रहता है। कई बार तो पता भी नहीं लगने देता, वो बना देता है। मैं सिर्फ अपने सोशल मीडिया को शाम का 1 घंटा देती हूँ। उस 1 घंटे में मैं क्या करती हूँ, सभी पोस्ट का शेड्यूल तैयार करती हूँ कि इस पेज का ये वीडियो इस टाइम जाएगी, इस पेज की ये वीडियो इस टाइम जाएगी। तो मैं शाम को अपना शेड्यूल तैयार करके सोती हूँ। फिर चाहे मेरा फोन बंद हो या मेरा फोन एयरप्लेन मोड हो या मेरा फोन कहीं भी हो, मैं कॉलेज में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, क्लास में हूँ, बेशक मेरा फोन मेरे पास ना हो, लेकिन वीडियो आप लोगों के पास चली जाती है। सिर्फ 1 घंटा शाम का मैं सोशल मीडिया को देती हूँ। उसके बाद घर के काम भी करने होते हैं और पढ़ाई भी मैं साथ साथ करती रहती हूँ। तो सबसे ज्यादा आपकी पोस्ट कौन सी वायरल हुई है इंस्टाग्राम पर? पोस्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी, कविता टाइप में कविताएं लिखती हूँ, कहानियां लिखती हूँ। एक बार सुना के दिखाना। तो मैंने एक कविता लिखी थी कि नंगा नाच नचावन तय कदे नाम नहीं होता और भले घरा की छोरी का यो काम नहीं होता। नाम क्यों को रोया करे है, यदि नाम करना है तो अच्छे काम करो, लोग तो हमने सुनेंगे, एक प्रयास तो करो। तो इसी कुछ कविता थी, वो मेरे पूरी याद भी नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पर जो बेहूदगी पण चलने लग रही है, इसके ऊपर ये वीडियो थी और इस वीडियो को 153 मिलियन लोगों ने देखा था। अच्छा। और इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर 12 मिलियन लोगों ने देखा था। अच्छा। और 6.5 लाख इस वीडियो के ऊपर लाइक थे और मेरे ख्याल से 1.5 लाख इसके शेयर थे। अच्छा। तो अच्छी चीजें मैं बनाती हूँ और आज तक आप लोगों को कोई भी बदमाशी टाइप की वीडियो या कोई भी ऐसी वीडियो जो आजकल लड़कियों का काम हो गया है कि पब्लिक प्लेस के ऊपर डांस करना, मतलब मैं ये मानती हूँ जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करते तो सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करेगा। जब तक आप अपने विचारों की इज्जत नहीं करोगे तो सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करेगा। अब देखो, बहुत सारे लोग ये कि पुराने जमाने की है इसलिए ऐसी बातें कर रही, इसलिए ऐसी इंटरव्यू दे रही है, लेकिन मेरा ये मानना है जब तक आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करोगे, आप अपने कंटेंट की इज्जत नहीं करोगे, आप अपने शब्दों की इज्जत नहीं करोगे, तो किसी से उम्मीद मत रखना कि कोई सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करेगा। मेरे पास लड़कियां आती हैं, बस स्टैंड के ऊपर डांस करने लग जाती हैं, रोड बीच हाईवे के ऊपर उतर करके डांस करने लग जाती हैं। लड़कियां आती है कि लोग गंदे कमेंट्स करते हैं, तो आप अपना शरीर उनको दिखा रहे हैं, आप बीच रास्ते मटक करके उनको दिखा रहे हैं, तो लोग अच्छे कमेंट्स क्यों करेंगे? लोग बुरे कमेंट्स ही करेंगे। आप अच्छा कंटेंट दीजिए उनको। मेरी वीडियो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं, मेरा पहले सोशल मीडिया के ऊपर नंबर जो है ओपनली था, मेरे पास बहुत सारे फोन आते थे, आज भी आते हैं कि बेटा आपकी ये वीडियो देखी, मेरी बेटी ऐसे काम कर रही है, इसको सुधारिए। मैं ऐसे ऐसे ग्रुप से मिली हूँ उनके पेरेंट्स के कहने के ऊपर कि बेटियां घर से भाग करके इज़हार के अंदर रूम लेकर के रह रही हैं सोशल मीडिया पर कंटेंट तैयार करने के लिए। मैं ऐसी ऐसी लड़कियों से मिली हूँ। मतलब उस सोशल मीडिया का क्या आप लोग करोगे जिस सोशल मीडिया ने आपके घर वाले भगा दिए आपसे। आपके घर वाले ये सोचते हमने तो बेटी पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी, उस कंटेंट का करोगे क्या? मैं जब भी किसी स्टेज के ऊपर जाती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, भाई अच्छा दिखा लो, अच्छा बतला लो, 2 लोग कम देख लेंगे, लेकिन ऐसे लोग आपको देखेंगे जो आपके साथ परमानेंटली बने रहेंगे। पत्रकार साथियों से मेरी बहुत बार बहस हो जाती है, कई बार बरवाड़ा उकलाना के पत्रकारों ने इकट्ठा होकर के मेरा विरोध भी किया। मैं उनको स्ट्रिक्टली बोल देती हूँ। रेखा मैराना का एक मामला चला था पीछे, आपने देखा हो तो आपके सामने आया हो। मैंने एक एक पत्रकार को जो उसके ऊपर वीडियो बना के आया, मैंने पर्सनली बैठा के फोन कर करके उनको ऐसी लताड़ लगाई कि भाई कर क्या रहे हो, दिखा क्या रहे हो लोगों को, सिर्फ टीआरपी के चक्कर में। छोरी ने भगा लिया होगा, जो छोरी भाग के आई है उसका इंटरव्यू करेंगे। लड़की बीच रास्ते मटक रही है, उसका इंटरव्यू करेंगे कि आप संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। कैसा बढ़ावा है ये? मेरे को समझ में नहीं आती कि क्या हमारी संस्कृति बीच सड़क के ऊपर मटकने की है? मैं कहती हूँ उन लोगों से तो वो वेश्या बली है जो कोठे पर जाकर के चंद पैसे लेकर के अपने जिस्म का व्यापार करती है, क्योंकि वो लोगों को दिखा तो नहीं रही है, उसको पैसे की जरूरत है, वो इसलिए कर रही है। आप लोग बीच सड़क के अंदर मटक के दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। मेरे समझ से ये चीजें बाहर हैं। बहुत सारे अभी इस इंटरव्यू के बाद, मैं इसीलिए पर्सनल इंटरव्यू बहुत कम देती हूँ। बहुत सारे इंटरव्यू बहुत सारे साथी लेकर के गए। अब इस इंटरव्यू के बाद मेरे पास कम से कम 20 फोन ऐसे आएंगे, आपने हमें टारगेट बना करके इंटरव्यू दिया,
आपने हमें बना करके टारगेट इंटरव्यू दिया। मेरे पास क्या है, मेरे पास ये टेबल है, ये चेयर है, मैं क्लास लेती हूँ एक दो, इसलिए पीछे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं क्लास लेती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे फोन आएंगे कि आपके पास तो ऐसा टैलेंट है नहीं कि आप बीच सड़क के ऊपर नाच सको, और हम नाचते हैं तो आप ये कहते हो कि भाई ये चीजें गलत है। अब देखो, जैसा भी है, टूटा फूटा है, नाचना आपको भी आता है, नाचना मुझे भी आता है, लेकिन वो ब्याह शादी के अंदर जब ताई का के गीत गावे हैं तो मुझे दे अच्छा लग रहा है। मैं भी, मैंने यूं पता है कि अभी मेरे पास 5 लाख फॉलोवर हैं, यदि मैंने डांस करना शुरू कर दिया तो वो 2 मिलियन 3 मिलियन तक चले जाएंगे। वो चीज चाहिए नहीं हमें। हमें चाहिए जो लोग जुड़े हैं वो देखते ये कहे कि बेटी आप अच्छा काम कर रहे हो, बस वो चीज चाहिए। तो अब लास्ट में लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वह जो गलत काम कर रहे हैं अपने समाज के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे गांव में शादी करना, चलो ये तो आपने बोल ही दिया, सब कुछ इतनी लाइन बोल दी, लेकिन कई लोगों को ये मैसेज भी मिल जाते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती, फिर भी दिमाग में कीड़ा रहता है। वह गांव की लड़की पे जैसे गलत नजर से देखना, इस प्रकार से देखना, तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे इसके बारे में? लास्ट में संदेश यो ही है कि एक बार एक अपने गवांडी है, बहुत अच्छे कलाकार है केपी कुल्लू जी, उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि गांव की बेटी बिगड़ी हो तो समझा दो, बिगड़े माहौल में अपना काम बनाया नहीं करते। तो भाई जो यहाँ जो कचरा है उसको निकालो। जिस दिन ये कचरा निकल गया ना, उस दिन समाज अपने आप सीधा दिखने लगेगा, आपको अच्छा दिखना लगेगा। और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, तमाम बेटियों से कहती हूँ कि एक उम्र होती है, इस उम्र के अंदर आप लोग जो ये 10वीं 11वीं 12वीं और प्लस ग्रेजुएशन, ये 5-7 साल का जो फेज होता है, ये घर वालों की शरण में गुजार दो। घर वालों के साथ अच्छे से, घर वालों को भी ये कहना चाहूंगी उनको टाइम देना शुरू करो। और दूसरी बात, अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करना सीखो, सब पूरी दुनिया करती है। चलो जी, धन्यवाद। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दियो भाई। रीमन बेबे ने जो बढ़िया बात बताई है, मैंने बेरहता में अपोजिट में भी जिस तरह कमेंट करोगे, लेकिन जो बात बताई है मैं सारी सच्ची बताई है। तो इस वीडियो ने भाई ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।